सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में बिजली तंत्र होगा मजबूत, मिलेगी 24 घंटे बिजली, केंद्र से मिलेगी आर्थिक मदद। राजधानी में शिरडी के भजनों की बनेगी 10 गंगा, अनुराधा पौडवाल लिखेगी आवाज का जादू। जयपुर महापौर ने खोला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, प्रधानमंत्री को लिखा शिकायती पत्र। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश में बिजली तंत्र को मजबूत कर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बिजली तंत्र की मजबूती के लिए जनता, राज्य तथा केंद्र को मिलकर काम करना होगा। जनता यहाँ बिजली के मामले में ईमानदारी बरते और केंद्र धन उपलब्ध कराकर बिजली तंत्र को मजबूत कर देगा। यह बात गोयल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। गोयल ने कहा है कि राज्य में बिजली वितरण को यहाँ के लोग ही सही कर सकते हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है, उसका नुकसान 10 लोगों को उठाना पड़ता है। इसके लिए आम जन को भी ईमानदारी बरतनी होगी। लोगों में चोरी रोकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। गोयल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में उत्पादन, वितरण और प्रसारण को सही करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वार्ता हुई है। बिजली के ढांचे में कमियों के आंकलन के लिए एक्शन ओरिएंटेड कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य के कुछ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह कमेटी 3 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। राज्य में सुचारू और सस्ती बिजली देने के प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए केंद्र से पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही यह प्रयास भी किए जाएंगे कि अन्य उपक्रमों से भी पैसा मिले। इस प्रोजेक्ट के लिए यह प्रयास किए जाएंगे कि इसके लिए मिलने वाले पूरे पैसे का सही जगह उपयोग हो। अपने दौर की मशहूर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि मौजूदा दौर कैजुअल सिंगिंग का है, जो मैं नहीं गा सकती पर सुनना अच्छा लगता है। मसक कली, कोला विरिडी जैसे कैजुअल गाने लोगों को पसंद आते हैं और मुझे भी। बिरला सभागार में गुरुवार शाम होने वाली भजन संध्या एक शाम साईं बाबा के नाम और अपनी परसुकून आवाज से सजाने वाली सिंगर अनुराधा ने कहा है कि आजकल मैं डिवोशनल सिंगिंग ही करती हूँ। मेरा फोकस फिल्मी गानों की तरफ कम हो गया है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि फिल्मी तर्ज पर बन रहे भजन भी तो 7 सुरों से ही बनते हैं। यहाँ यह बात जरूर है कि कई दफा फिल्मी गानों की धुन से भजन संध्या के बोलों से ध्यान हट जाता है। उन्होंने कहा कि बदलाव तो आता है। पहले के दौर में फिल्म अभिनेत्रियां ही गाना गाती थी, इसके बाद प्लेबैक सिंगिंग का दौर आ गया। ऐसा नहीं है कि आज के गानों में मेलोडी नहीं है, सिर्फ अंदाज बदल गया है। उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा खानदान साईं बाबा का भक्त रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे सेवा अर्पण का मौका मिल रहा है। भजनों में भावना और शब्दों का महत्व होता है जो सीधे हृदय तक उतरता है। कल जो कार्यक्रम है वो सैथल के साईं मंदिर के उपलक्ष्य में हम लोग करने जा रहे हैं। और आपने तो अभी संजय जी को सुना ही कि वहाँ के जो बाबा हैं वो बाबा के बहुत ही, शिरडी वाले साईं बाबा के बहुत ही भक्त हैं और उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पर। तो उस उपलक्ष्य में हम कल का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देखिए मैं खुद ही कल का जो कार्यक्रम है ये सैथल साईं मंदिर के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और वहाँ के जो बाबा हैं तो वो उन पे शिरडी बाबा का बहुत ही उन पे कृपा है और उनके सवारी होती है। तो उनके लिए भी बहुत लोगों में बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और बेसिकली सभी साईं भक्त ही हैं, सैथल के बाबा के भी भक्त हैं इसमें, जो शिरडी वाले साईं बाबा से जुड़े हैं। लेकिन कल वाला जो कार्यक्रम है ये सैथल के शिरडी सैथल के साईं मंदिर के लिए कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रस्तुति रहेगी? मैं तो साईं भजन ही गाऊंगी और जो सैथल के साईं मंदिर हैं उनके भजन गाऊंगी। राज्य के एक दिवसीय दौर पर आए केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल का मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शरीक हुई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक फडणवीस ने गोयल के साथ अपना अनुभव साझा। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गोयल का स्वागत करते हुए राज्य में बिजली के केंद्र की सहायता बढ़ाने की मांग की। गोयल ने भी राज्य के बिजली तंत्र को सराहा और कहा कि प्रदेश में बिजली के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे। नगर निगम में स्थायी सफाई कर्मचारी के भुगतान में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने और निगम में जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की शिकायत करते हुए महापौर ज्योति खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में महापौर ने शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। महापौर की ओर से जारी पत्र में बताया कि अस्थायी सफाई कर्मियों के पीएफ ईएसआई की राशि जमा नहीं होने के मामले में निगम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीएम और एसीबी को बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, सीईओ को बार-बार आदेश देने के बावजूद भी न तो साधारण सभा की बैठक बुलाई जा रही है और न ही कार्यकारिणी। महापौर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मोदी को लिखे पत्र में निगम के सीईओ द्वारा जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की बात कही। बिल्कुल जानते हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के ईएसआई और पीएफ के पैसे के भुगतान में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा सरकार को दी गई और जिसकी ईएसआई डिपार्टमेंट ने पुष्टि भी कर दी है कि उनके द्वारा वहाँ पर इसका पैसा जमा नहीं करवाया जा रहा है। होर्डिंग्स की बात देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार नज़र आता है और निगम के राजस्व को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय अनियमितताएँ काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं, उसके लिए बार बार राज्य सरकार को लिखा गया। इन सब भ्रष्टाचार के अतिरिक्त जिस तरीके से नगर निगम में न तो कार्यकारिणी की बैठक और साधारण सभा की बैठक की जा रही है, नगर निगम के जो ऐड और जो होर्डिंग्स हैं वहाँ पर मेयर का फ़ोटो हटा करके मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगवाया जा रहा है और ऐसा प्रेजेंट जैसे मुख्यमंत्री जी मेयर हों। और ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, बड़प्पन उनकी तरह नहीं दिखाई देना, ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण है। आप देखेंगे शुभारंभ के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय भाषण देते हैं और मेयर और डिप्टी मेयर नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। इन सब बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के द्वारा दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, यहाँ तक कि किसी भी पत्र का प्रत्युत्तर तक प्राप्त नहीं होना, इस बात को साबित करता है कि उनको कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे नगर निगम में अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और इस तरह के कृत्य होने में कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। इस अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए और इस पूरे भ्रष्टाचार को बताने के लिए इस पत्र के माध्यम से मैंने नरेंद्र मोदी जी को पूरी जानकारी इसमें दी है और उनसे ये आग्रह किया है, ये अपेक्षा की है कि वो उच्च स्तर पर इसकी जांच करवाएं और अगर मेरी शिकायतें गलत पाई जाती हैं तो मैं निश्चित रूप से न केवल अपने महापौर पद से इस्तीफा दे दूंगी बल्कि राजनीतिक जीवन से भी संन्यास ले लूँगी। लेकिन जिस तरह जनता के जुड़े हुए इस डिपार्टमेंट में जो बात यहाँ पर हो रही है, उससे जो व्यवहार देखने में लग रहा है, उससे लग रहा है कि चुनावी वादों की किस तरह राज्य सरकार द्वारा खिलाफत की जा रही है और ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है। कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये इस सब कार्यशैली से और कार्यप्रणाली से दिखाई देता है। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के अच्छे दिन आने से नहीं है, आम जनता के अच्छे दिन कब आएंगे, आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण कब मिल पाएगा और जो वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है आम जनता के अच्छे दिन की बात को लेकर के, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो इस पत्र को गंभीरता से लेंगे और इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं जनहित के इन मामलों को लेकर के अगले हफ्ते धरने पर बैठूंगी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन जनहित के मामलों में सरकार जागे और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो पहुंचे और जनता के गाढ़े पैसे की कमाई जो है, पसीने की कमाई जो है, उसका दुरुपयोग कुछ अधिकारी और ठेकेदार ना करें बल्कि उसका पैसा जनता के हित में लग सके। शहर के ऐतिहासिक धरोहरों में यदि आग लग जाए और फिर आतंकवादी घटना हो जाए तो उससे बचा पाना यहाँ के प्रशासन प्रबंधन के बूते का काम नहीं होगा। कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला जंतर मंतर में, जहां मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। स्मारक प्रबंधन और दिल्ली की एक प्राइवेट एजेंसी की ओर से कराई गई मॉक ड्रिल की शुरुआत सायरन बजने के साथ हुई। सायरन बजने के कुछ समय के दरमियान कर्मचारियों को अंदर लगी आग पर काबू पाना और उसके बचने के लिए काम कराना था। साथ ही जंतर मंतर प्रबंधन की ओर से फायर स्टेशन और माणक चौक थाना पुलिस को सूचना दी थी। प्रबंधन ने पुलिस और फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना तो दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों ही सरकारी महकमे में मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं जंतर मंतर में काम करने वाला स्टाफ भी उल्टी दिशा में दौड़ने लगा।
कुछ कर्मचारियों ने वो गलती की जो अगर इस तरह की घटना हो जाए तो उसे संभाल पाना मुश्किल होगा। आग और भूकंप की सूचना पर गेट पर कोई कर्मचारी नहीं नजर आया। मॉक ड्रिल फेल होने के बाद प्रबंधन और दिल्ली की एक एजेंसी ने कर्मचारियों की क्लास लगाई। इस बारे में जब प्रबंधन और दिल्ली की एजेंसी के पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मामले से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि सूचना सबको दी गई थी लेकिन सरकारी एजेंसियां नहीं आई। वहीं प्रबंधन ने नहीं आने के कारणों पर बोलने से इनकार कर दिया। कोऑर्डिनेशन किया मैंने यहाँ। अच्छा, उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी जान माल की रक्षा करते हुए 2 पेशेंटों को उधर उस गेट पे भेजा 1 नंबर पे और दूसरों को अलग से इनको फर्स्ट एड दिया और पानी के लिए बोले तो पानी पिलवाया नहीं है। वो एक बहुत जरूरी है। मेरा सामान भी और मैं सिटियों में आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह से पर्यटकों की सुरक्षा की जाए और जो पूरा सामग्री है उसकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी आज यहाँ पे इमरजेंसी ड्रिल का आयोजन किया गया है। कितने लोग थे? लगभग 50 लोग हैं। यहाँ पे हमारे स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पर्यटन सहायता बल आदि सबको इसका प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे बोलते हैं, उनमें आजकल रिस्क बहुत बढ़ गए हैं डिज़ास्टर के, जैसे हो सकता है अर्थक्वेक, फ्लड, इवन टेररिस्ट अटैक। तो उसके लिए कैसे हम तैयार रहें कि अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें पहले से तैयार रहनी चाहिए। कैसे जो साइट में काम करने वाले लोग हैं, गार्ड हैं, डायरेक्टर्स हैं जो मैनेज करते हैं साइट को, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करें ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो और जो हमारी हेरिटेज है उसको बचाया जा सके। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ये हमने मॉक ड्रिल आज की है और इसमें हमने पूरा हमारा सहयोग रहा है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं मैडम और सारे यहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया है और ऑल्सो जो पुलिस के लोग हैं जो आडमा से हैं, जो बाहर से हेरिटेज की जो मेन एजेंसी हैं, उन लोगों ने सहयोग दिया है। तो हमने मिलकर एक प्रयास किया है कि कैसे हम लोग ऐसे प्रोसीजर्स अपने जो कार्य की विधि है वो बनाएं ताकि आगे कभी कोई आपदा आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से बुधवार को श्री खोले के हनुमान मंदिर स्थित श्री राधेलाल जी चौबे जी प्रथम महापुण्य तिथि का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा को फूलों से सजाया गया। वहीं भजन कीर्तन का आयोजन कर प्रसादी का वितरण किया गया। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के सचिव ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि राधेलाल जी चौबे जी महाराज ने अपने जीवन काल में तन मन धन से भगवान की सेवा की। आज उनकी प्रथम माह की पुण्य तिथि मनाई गई। उनकी देह त्याग 5 जनवरी 2010 को हुआ था। श्री राम जय जय राम। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के संस्थापक परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पंडित राधेलाल जी चौबे जी की आज प्रतिमा है पुण्यतिथि आयोजित की जाती है। उसी के तत्वाधान में आज भक्ति संगीत का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उनकी समाधि पर। जब से ब्रह्मलीन हुए हैं चौबे जी महाराज, जब से नरवर आश्रम सेवा समिति प्रतिमा है उनकी इस पुण्यतिथि के ऊपर ये आयोजन करती है। जैसा कि आपको विदित है, श्री राधेलाल जी चौबे इस खोल के हनुमान जी मंदिर और नरवर आश्रम समिति के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने ही इस मंदिर में अपना तन मन धन लगा करके अपना जीवन काल इस पर समर्पित करते हुए 2010 के अंदर जनवरी में ब्रह्मलीन हुए थे। आज ये खोले के हनुमान जी का मंदिर उन्हीं के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके तप से आज पूरे विश्व भर में जाना जाता है। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि यहाँ पे हर भक्त आने वाले को, जो भी भक्त यहाँ आता है हनुमान जी महाराज के चरणों में, उनकी मनोकामना पूरी हो। और नरवर आश्रम सेवा समिति यही आस करती है कोशिश कि जो भी भक्त यहाँ आए वो संतुष्ट होकर के और सारी सुविधाओं का आनंद लेते हुए भगवान हनुमान जी के दर्शन और राम जी के दर्शन करते हुए जाएं। जिस प्रकार यहाँ पे गायत्री माता का मंदिर है, शिवालय हैं, भैरव जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, उन सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए याद करते हुए जाएँ और चौबे जी महाराज की स्मृति बनाए रखें। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीति संस्था एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1 माह का प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को सिटी पैलेस में समापन चलो दोबारा
महाराजा सवाई मानसिंह नृत्य संग्रहालय रंगरीति संस्था एवं सरस्वती कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1 माह का प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को सिटी पैलेस परिसर में आयोजित किया गया। जयपुर राज परिवार की ओर से आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य तरुण एवं युवा कलाकारों में प्राचीन एवं स्मृत कलाओं के प्रति चेतना जगाना है। सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र में विरासत कलाओं में मौलिकता का प्रभाव देखने को मिला। इस मौके पर पारंपरिक चित्रकला में रामू रामदेव द्वारा कला से जुड़े विद्यार्थियों को प्राचीन कला में नए प्रयोग कला विद्यार्थियों से कराए गए। ये जो कैंप आप देख रहे हैं पूरे जयपुर में अलग अलग सब जगह कैंप लगते हैं, लेकिन जयपुर राजघराने की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है जिसमें पारंपरिक कलाओं को तरुण एवं नवांकुर जो कलाकार हैं उनको सिखाने के उद्देश्य से ये कैंप यहाँ लगाया गया है। और आपने देखा होगा सारे जयपुर घराने का ध्रुपद है, जयपुर घराने का कथक है, जयपुर घराने का मिनिएचर आर्ट, ढूंढाड़ी शैली की पेंटिंग्स हैं, सितार है, पखावज है। राम सिंह जी के ज़माने में यहाँ फोटोग्राफी शुरू हुई थी, फोटोग्राफी का सबका हमने यहाँ पर कैंप लगाया और 1 महीने के अंदर बच्चे जो कुछ सीखा है वो आपके सामने है। कथक सीखा है, ध्रुपद सीखा है, पखावज सीखा है, पेंटिंग सीखी है। पेंटिंग्स में भी अलग अलग शैलियों पर हमने काम कराया और ख़ास बात इस बार ये रही कि जो पारंपरिक कलाएँ हैं उनके साथ में बच्चों को कुछ मौलिक क्रिएशन करने के लिए हमने प्रेरित किया। और जो कि आपने पेंटिंग्स में देखा होगा कि परंपरा के साथ में मौलिकता का भी हमने समावेश किया है। सांगानेर थाना इलाके में 15 जून की रात्रि एक महिला की नृशंस हत्या करने के बाद हत्या कर चांदी के कड़े ले जाने वाले आरोपी राम अवतार बैरवा पुत्र कल्याण सिंह निवासी गांव रघुवाटी मालनाना स्टेशन के पास थाना मालनाना डूंगर सवाई माधोपुर को सवाई माधोपुर के मानटान थाना पुलिस प्रेम मंदिर के सामने एक महिला को बेलदारी के काम का बहाना कर रणथंभौर के जंगल में ले जाकर गला दबाकर मार डाला और पैर काटकर चांदी के कड़े निकालने के मामले की पूछताछ के लिए थाने में ले आई थी। जहां राम अवतार ने संतरी को शौच जाने के लिए कहा, इस पर वह उसे थाने के टॉयलेट ले गया। इस बीच आरोपी संतरी की आंखों में धूल झोंककर थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के नियम के अनुसार थाने में खुयात बंदी के भाग जाने के बाद एचएसओ समेत अन्य स्टाफ पर गाज गिर सकती है। पारा चढ़ने के साथ ही मंडी में सब्जियों का भाव भी चढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल रिकॉर्ड गर्मी के बीच सब्जी मंडी में सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं और ग्राहक की जेब पर भी भार पड़ता नजर आ रहा है। तेज गर्मी से जहां एक और सब्जी विक्रेताओं को सब्जी के खराब होने का डर है, वहीं दूसरी ओर मंडियों में सब्जियों के तेज भावों से ग्राहक परेशान हैं। और यदि ऐसे में तेज गर्मी होती गई तो आगे सब्जियों के और महंगे होने की संभावना है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में सब्जी के भाव भी बढ़ते दिख रहे हैं। लौकी, तोरई, भिंडी, टमाटर, नींबू, आलू, प्याज और फूल गोभी के भावों में खासी तेजी दिखाई जा रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी के भाव बढ़ने का कारण तेज गर्मी है। वर्तमान में जो सब्जी मंडियों में मिल रही है वो बाहर से आई है और यही कारण है कि सब्जियों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।
उनका कहना है कि हरी पत्ते वाली सब्जियों की उम्र भी कम हो गई है। तेज गर्मी से ये सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिसका सारा नुकसान विक्रेता को स्वयं भुगतना पड़ता है। सब्जी के अंदर क्या, जैसे आज तो कल सब्जी 25 थी, आज 30 रुपये किलो होगी। आने वाले टाइम पर और सब्जी महंगी होगी। अब बरसात पड़ेगी तो और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। गर्मी से फर्क पड़ता है, सब्जी कम आती है इसलिए महंगा हो जाता है आइटम। इस टाइम गंवार फली है, टिंडा है, भिंडी है, नींबू है, अदरक है, आलू प्याज में थोड़ा महंगाई चल रही है। और नाम मेरा राजूद्दीन। प्याज के दाम बढ़ेंगे क्योंकि प्याज गलने लग गया अपना गर्मी से। प्याज में क्या अभी गर्मी से गलने लग गया और बरसात आने के बाद और प्याज महंगा होगा। तेज गर्मी और पानी की कमी से सब्जियों की पैदावार में 30 से 40% कमी आ रही है और इसी से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। और ग्राहकों का भी यही कहना है कि सब्जी के दाम भले ही तेज हो, लेकिन फिर भी सब्जी तो खरीदनी ही पड़ेगी। गर्मी में सबसे ज्यादा काम आने वाले नींबू के दाम तो आसमान छू रहे हैं और अदरक के दामों का तो कहना ही क्या। ये सर माहौल ऐसा चल रहा है कि आम आदमी के बजट में सब्जी खरीदना महंगा हो चुका है, क्योंकि हर सब्जी पे 10 रुपये बढ़ चुके हैं और आम आदमी सब्जी के भाव सब्जी खरीद नहीं सकता है। हर सब्जी पे 10 रुपये का फ़र्क पड़ा है। अभी हम भिंडी 20 रुपये, पहले 20 रुपये किलो थी, अब 30 रुपये हो गई है। और आम के भाव 30 रुपये से 40 रुपये किलो हो गए हैं। और ये मिर्ची है 20 रुपये से 50 रुपये किलो हो चुकी है। और प्याज के भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले प्याज 20 रुपये किलो थे, अब 30 रुपये किलो प्याज है। हाँ सर, प्याज सर पहले 5 रुपये 6 रुपये किलो थे और अब सब दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते जा रहे हैं। जो घरेलू महिला है उनके लिए ये उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्याज कम से कम 80-90 रुपये किलो तक पहुंच जाएंगे, तो आम आदमी इनको तो खरीद नहीं सकता है और सोने के भाव में बिकेंगे प्याज। ये तेज गर्मी और सब्जी के बढ़े हुए दाम दोनों ही आम आदमी के पसीने छुटाने में लगी हुई है, जिसके चलते आम आदमी के रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। अब देखना होगा कि मानसून की आहट के बाद बाजार का क्या हाल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पिंक सिटी में सतरंगी लाइट के बीच रैंप पर खूबसूरत परिधानों के साथ देशी विदेशी मॉडल्स का जलवा देखने को मिला। मौका था जेएलएन मार्ग स्थित एक होटल में शेड, स्किन एंड हेयर केयर की ओर से आयोजित फैशन शो का, जिसमें देश और विदेश के 25 से अधिक खूबसूरत मॉडल्स रैंप पर नए हेयर कट, कलर और एक अनोखे मेकअप के साथ डिजाइनर्स के कलेक्शन को रैंप पर पेश करेंगे। फैशन शो के दौरान देश के नामी डिजाइनर मनाली जगताप, गगन हनीत ने भारतीय और वेस्टर्न कल्चर के फ्यूजन कलेक्शन को रैंप पर पहली बार उतारा। शो में देशी विदेशी मॉडल्स और देश के ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व मिस वर्ल्ड फर्स्ट रनर अप पार्वती ओमाना रही। इसके अलावा मिस इंडिया पैसिफिक वर्ल्ड विनर 2012 हिमांगिनी सिंह यादव और मिस पैंटालून इंडिया 2012 की प्रतिभागी फरहान हुसैन ने भी शो में हिस्सा लिया। बॉलीवुड कलाकार इमाम सिद्दीकी ने इस शो को होस्ट किया। इस फैशन शो में डिजाइनर्स के नए कलेक्शन के साथ हेयर स्टाइल, मेकअप और हेयर कलर के नए ट्रेंड को भी मॉडल्स ने रैंप पर प्रस्तुत किया।
बिजली तंत्र होगा मजबूत, मिलेगी 24 घंटे बिजली, केंद्र से मिलेगी आर्थिक मदद। राजधानी में शिरडी के भजनों की बनेगी रस गंगा, अनुराधा पौडवाल बिखेरेगी आवाज का जादू। जयपुर महापौर ने खोला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, प्रधानमंत्री को लिखा शिकायती पत्र। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।